आज चर्चा साहित्य की। यहाँ पर मैं आपको ग्लिम्पसेस दिखाने वाली हूँ हमारी एक बहुत ही टैलेंटेड लेखिका ने कैसे अपने चिंतन मनन को एक सृजन के रूप में उभारा है, जिसका नाम है विचार मंजरी। तो बात रहेगी विचार मंजरी से विचार मंडवा तक का एक सफर। इसमें आप झलकियां देखेंगे। जब ये बुक लॉन्च हुई तो हमारे विदेशियों ने, हमारे सीनियर्स ने क्या क्या कहा इस बुक की समीक्षा की। दोस्तों, मैं तो कोई समीक्षक नहीं हूं, क्रिटिक नहीं हूं, एनालिटिक नहीं हूं। मैं सिर्फ एक पैशनेट रीडर हूं। तो मैंने एज ए पैशनेट रीडर इस बुक के बारे में, और इसका आप नाम देखें अपने आप में ही, विचार मंजरी, ये एक बुक है दोस्तों। ये सभी के लिए जो साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं, या जो हमारे यूथ डिफरेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करते हैं, या जो बच्चे हिंदी को एज ए अपना प्रीलिम या मेंस में एक सब्जेक्ट लेते हैं, उन सभी के लिए यह बुक जो है बेशकीमती है। नाम है विचार मंजरी। दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं कि इसका स्वरूप, एक तो नाम मतलब विचारों की मंजरी, जिसमें कि छोटे छोटे सुंदर कलिकाओं को मिला करके, फूलों को मिला करके एक मंजरी बनी। और ये आप फूल देख रहे हैं यहाँ पे कमल का, तो देखिए ये आपको क्या बताता है। ये कवर अपने आप में स्पिरिचुअलिटी, ब्यूटी, सिंसियरिटी को झलकाता है। अब बात रही दोस्तों मंजरी, तो मैडम का नाम है कुसुम कलिका। तो उनका नाम ही देखिए, कुसुम मतलब कि फूल और कलिका मतलब कली। जब उन्होंने यह विचार मंजरी नाम रखा है तो इससे उनकी पर्सनैलिटी की एक झलक होती है। चाहे आप उन्हें देखें या ना देखें, तो आप सोच पाएंगे इसको कि वो कितनी कोमल हैं हृदय में, कितनी सोफिस्टिकेटेड हैं, और कितनी सिंपल हैं, और सिंपली ब्यूटीफुल हैं। तो दोस्तों, एक साधारण व्यक्ति और बुद्धिजीवी व्यक्ति में क्या फर्क है? देखिए, साधारण व्यक्ति जो है वो चिंता करता है, और जो बुद्धिजीवी है वो चिंतन करता है, चिंतन मनन। और ये जो किताब है विचार मंजरी, ये लेखिका की चिंतन मनन का मंथन से सृजन है। उनके चिंतन मनन का जो मंथन हुआ, उससे निकला ये एक संकल्प है, और एक आपके सामने संकलन है कविताओं का। इसमें विशेषता दोस्तों सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है, मुख्य विशेषता यह है कि यह जो काव्य संकलन है, कविताओं का संकलन है, ये छंदबद्ध है। दोस्तों, साहित्य एक ऐसा दर्पण है कि कोई चाहे या ना चाहे, वह हर स्ट्रेटा, हर स्तर की जीवन शैली को और जीवन को दर्शाता है। कोई भी समाज का कोई भी दायरा अपने आप को साहित्य से अछूता नहीं पा सकता। इवन हमारी राजनीति भी साहित्य से अछूती नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि पंडित नेहरू जो है साहित्य के, कवि सम्मेलनों के बहुत चाहने वाले थे, और सुना करते थे बड़े चाव से। लाल किले में ऑर्गेनाइज किए जाते थे फंक्शन। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो स्वयं ही एक माने जाने कवि थे, कितनी उनके बारे में जानते ही हैं आप कि कितनी सहजता से, सरलता से वो कवि रूप में, कविता के माध्यम से अपनी सोचनी को कह जाते थे। दोस्तों, चाचा नेहरू के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में एक कथन, एक वाक्या मुझे याद आता है कि उनको जो है रामधारी सिंह दिनकर बहुत पसंद थे। दोस्तों, मैंने बचपन में जो है 5-6
साहित्यकारों को ही पढ़ा है हिंदी में, जब तक हमने 12वीं तक हिंदी मेरे पास थी सब्जेक्ट एज ए। तो दोस्तों इसमें क्या कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, महादेवी वर्मा हुई, सुमित्रा नंदन पंत हुए, मैथिली शरण गुप्त हुए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो नेहरू जी के बड़े फेवरेट थे, तो वो उन्हें जरूर बुलाते थे और उनकी उनसे बहुत अच्छी थी। तो एक बार का वाक्या जो मेरे पतिदेव ने मुझे बताया कि नेहरू जी चिड़िया चढ़ रहे थे तो वो लड़खड़ाए, तो पीछे से दिनकर जी ने उनको संभाला, सहारा दिया और कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तब तक साहित्य और साहित्यकार उसे संभालेगा। तो दोस्तों आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात खरी उतरती है। आज के समय में हमें साहित्य की बहुत जरूरत है और अच्छे प्यारे साहित्यकारों को उजागर करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। उनको आपके सामने लाना, समाज के सामने लाना, जो कि समाज का एक आईना है और वो दर्शाते हैं अपनी लेखनी के माध्यम से। और यहाँ मैं इस किताब की जो आपको बात करने जा रही हूं, इसमें लेखिका ने, तो जो मैं बता रही थी कि चिंता और चिंतन में क्या फर्क है, कि जैसे लेखिका की इसमें ये बहुत ही क्लियर आपको दर्शेगा। जैसे जैसे आप इसमें 147 के करीब कृतियां हैं, हर बुरे समय को भी कैसे एक बुद्धिजीवी जो है उसे शुभ काल बना देता है। साधारण व्यक्ति चिंता करता है, चिंता से क्या है, चिता है, चिंता से अंत है, चिंता से फुल स्टॉप है, चिंता से शून्य है। चिंता से जो है वो रुकावट है, वो दर्शाता है चिंता को, जब हम बात करते हैं चिंता से चिता। अब वहीं दूसरी तरफ देखिए, जो एक बुद्धिजीवी है वो चिंतन करता है, तो चिंतन से क्या है, मनन करता है, फिर चिंतन मनन से वो मंथन करता है, और जो वो मंथन से जो निकलता है वो सृजन होता है। और वो सृजन में क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है, उसमें शक्ति होती है, उसमें मूवमेंट होता है, उसमें उस सृजन में प्रगति होती है, उस सृजन में प्रकृति होती है, उस सृजन में जीवता, जीवन झलकता है और एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं नई शुरुआत की, तो ये शुरुआत लेखिका की कैसे हुई, कोविड का समय एक पल याद करके देखें। और आपको पता है कि बहुत लोग को इस समय में एंजाइटी हो गई थी, लोग बीमार हो गए थे कि घर से बाहर नहीं जा पा रहे, घरों में कलह बढ़ गई थी, या फिर घरों में जो है डिप्रेशन सा छा गया था। लेकिन इस समय में बुद्धिजीवियों ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। इस समय में जो लेखिका है उनके मन ने उन्हें कहा कि वो छंद को सीखें, और उन्होंने विद्या, जो आप सोचिए कि किस समय में लेखिका जो है स्कूल टीचर रही, सरकारी टीचर रही, फिर उन्होंने अपने घर परिवार की वजह से जॉब छोड़ा। लेखिका ने उस समय में छंद सीखना शुरू किया, जो कि छंदबद्ध कविता लिखना आजकल एक तरह से लुप्त हो गया है। उस समय में और भी मेरी बहुत सारी कवित्री फ्रेंड्स हैं जो कि छंद सीख रही हैं, बहुत बहुत ज्ञान प्राप्त कर रही हैं। उस समय में इन्होंने छंद सीखे और फिर उसके ऊपर संकल्प लिया और फिर निरंतर संघर्ष करती रहीं और इसका संकलन किया। इसमें उन्होंने दोस्तों बात की है धृष्ट की, भ्रष्ट की, पथिक की, श्रमिक की, परिश्रम की, श्रम की, और इंसान के सामाजिक दायरों के हर तरह की अनुभूतियों को, हर तरह की अभिव्यक्तियों को बड़े ही सुंदर और सरल रूप में छंदों के साथ लेखिका ने लिखा है। चाहे बात हो गगन में चमकते सितारों की, चाहे बात हो धरती पर दमकते हमारे शूरवीरों की, चाहे बात हो इंसानी फितरत की,
जैसे कि चापलूसी है, कटुलता है, कटुल है, प्यार है, दुलार है, श्रृंगार है, अभिमान है, स्वाभिमान है, आकांक्षा है और छल बल और कपट है। हर अभिव्यक्ति को इतनी खूबसूरती से लेखिका ने छंदबद्ध किया है कि देखते ही बनता है। दोस्तों, जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं वे निश्चय ही इस संकलन का बहुत आनंद उठाने वाले हैं और लेखिका की भूरी भूरी प्रशंसा करने वाले हैं। यहाँ लेखिका ने, देखिए, शायद ही कोई छंद ऐसा है जो उन्होंने इसमें छोड़ा होगा, चाहे बात है सवैये की, रोला है, घनाक्षरी है और सोहेला है और ना जाने कितने ही। और घनाक्षरी में भी हर एक छंद की वैरायटी भी आगे उन्होंने ली है। जैसे घनाक्षरी में जल हरण है, मन हरण है, तन हरण है, रूप है, निरूप है। तो देखिए कितने उन्होंने जो वैरायटी के छंद लिए और हर उस छंद में उन्होंने जो है किशोरी है, कृपाण है, तो अपने नाम से ही वो अभिव्यक्ति हो जाती है कि जब बात आती है कि कृपाण छंद, तो आप सोच सकते हैं कि वहां पे बात जो है एग्रेशन की है या युद्ध के मैदान की है। कलाधार है। और दोस्तों जो है भुजंग प्रयात छंद, ये बहुत सारे छंदों को दोस्तों मैं कोरिलेट कर पाई, जो कि दशम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह जी के जो उनका दशम ग्रंथ है उसमें ये बहुत सारे जो छंद हैं वो सुनने को मिलते हैं। तो मैं बहुत ही सुंदर तरीके से उसे कोरिलेट कर पाई। तो पोंटा साहब में जो कि हिमाचल में है, वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने 40 कवि भी रखे थे। तो जो भी लोग साहित्य से जुड़े हैं, कविता से जुड़े हैं, तो मैं उनसे एक आग्रह भी करती हूँ कि जब भी कभी आपके लिए संभव हो तो आप हिमाचल जाते हैं तो पोंटा साहब उस पावन धरती के दर्शन जरूर कीजिएगा। वह आपकी लेखनी में 4 चांद अवश्य लगाएगा। वहां पर 40 कवियों ने ना जाने कैसी कैसी उन्होंने वहां पे कृति की और महाराज ने चंडी चरित्र भी वहीं पे रचित किया। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैडम ने जो है, लेखिका ने अपने विचारों को इतने खूबसूरत तरीके से कहाँ उन्होंने बात की है कि चूड़ियों की खनखन है, पायल की छन छन है, घोर की घन घन है, उपवन की सनसन है। तो हर उन्होंने एस्पेक्ट को, हर विषय को उन्होंने लिया है। तो इससे पता चलता है कि वे कितनी पर्यावरण के भी निकट हैं, एनवायरमेंट से कितनी ज्यादा वो जुड़ी हुई हैं कि उन्होंने एनवायरमेंट को भी बहुत सुंदर से इसमें बयां किया है। चाहे एक तरफ जो है बात हो प्रदूषण की, प्रदूषण को, प्लास्टिक है, हर तरह से एक तरफ बात करी उन्होंने देवकी के नंदन की, तो दूसरी तरफ कष्ट हरण, कष्ट भंजन, संकट मोचन की, और कहीं बात की रघुनंदन की तो कहीं बात की चंदन वदन की। दोस्तों और किस तरह से नेता, अभिनेता, राजनेता सभी जो हैं समाज में उनका क्या रोल अदा है करते हैं, कैसे उनका जो है उसको भी उन्होंने बड़े खूबसूरत रूप से छंदबद्ध किया है। और दोस्तों कहीं पर जो उन्होंने कहा कि दुख, जो रोटी का दुख है, रोती रोटी, और दूसरी तरफ आनंद, चाउमीन, डोसा, इडली, उसको भी उन्होंने खूबसूरती से छंदबद्ध किया है। ये मेरे लिए आपसे बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों। अब मैं बताना चाहूंगी तो मैं कई वीडियोस इस पर बन जाएंगी, लेकिन मुझे आपको उनके उस
इस बुक के लॉन्च होने के ग्लिम्पसेस भी दिखाने हैं, जिसमें कि हमारे बुद्धिजीवियों ने क्या क्या खूबसूरती से साहित्य के बारे में बात करी। और मैंने शुरुआत करी थी कि विचार मंजरी से विचार मंडवा, ये एक सफर। विचार मंडवा क्या दोस्तों? विचार मंडवा, मंडवा जो है आप जैसा कि समझते हैं, जान ही रहे हैं, एक कैनोपी है, एक बहुत बड़ा है। मंजरी जहां डेलिकेसी, नाजुकता को झलकाती है, तो वही मंडवा जो है एक प्रौढ़ता की तरफ या एक मैच्योरिटी का आभास दिलाता है। तो उसमें जो है, इस जब किताब की जब समीक्षा हुई, समीक्षाकारों ने, कवियों ने, बुद्धिजीवियों ने इसके बारे में बताया, तो उन्होंने ये कैसे विचारों का एक मंडवा बन गया, क्योंकि वहां पर हर चीज की बात हुई, स्वबोध से लेकर के विश्वबोध तक। क्योंकि जिस इंसान का अपना स्वबोध नहीं है, अपने बारे में उसे बोध नहीं है, तो वो विश्व के बारे में क्या सोचेगा, विश्व की सुध क्या लेगा? जिसको अपनी सुध नहीं, वो विश्व की सुध क्या लेगा? जिसको अपना बोध नहीं, वह विश्व बोध के बारे में क्या बात कर सकता है? तो यह एक साहित्यकार ही कर सकता है, एक बुद्धिजीवी ही कर सकता है। वह ही अपने चिंतन के माध्यम से इन चीजों को, गूढ़ रहस्यों को जो है दुनिया के सामने ला सकता है अपनी लेखनी के माध्यम से। तो वो हम देखेंगे दोस्तों लास्ट में। ये देखिए अब आप ग्लिम्पसेस। सभी को सादर प्रणाम है। मुझे सबसे पहले बुला लिया गया है। मुझे था कि मैं बड़ों को सुनती और कुछ अमृत की बूंदें उसमें से लेके प्रेषित करती, पर कोई बात नहीं, छोटे से शुरू कर रहे हैं। तो मंच पे उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहूँगी अपने शब्द रखने के लिए। और आप भी सभी मेरे सम्माननीय सामने बैठे हैं, आप सबको भी प्रणाम प्रेषित करती हूँ। कहते हैं कविता केवल शब्दों का अनुक्रम नहीं, वह मनुष्य की चेतना, संस्कृति और संघर्षों का इतिहास भी है और सामयिक विन्यास भी। भारतीय काव्यधारा में ये विचार प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। भरत मुनि से लेकर कबीर जी, तुलसीदास जी, निराला जी, महादेवी जी आदि की रचनाओं में कविता ने समाज को दिशा भी दी है, प्रश्न भी पूछे हैं और जीवन को नए अर्थ भी दिए हैं। इसी परंपरा में आदरणीय कुसुम धीमान मैम की विचार मंजरी एक सार्थक प्रयत्न और सरल हृदय कवि की दृष्टि के साथ उपस्थित होती है। बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत आपको इस पुस्तक की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिगणों तथा सभागार में उपस्थित सभी मनीषियों से मेरा आग्रह है कि मेरी ये समीक्षा किसी चयनित समीक्षक या छंद विधा विशेषज्ञ की दृष्टि से ना लिखी जाए, बल्कि एक साधारण कविता प्रेमी पाठक के रूप में की गई समीक्षा के रूप में देखिएगा कृपया। इसमें अलंकारों और शैली के बारे में मैं कुछ ज़्यादा अपने विचार नहीं रखूंगी। उससे हटकर मैं एक पाठक के रूप में, एक कविता प्रेमी के रूप में अपने विचार रखना चाहूँगी। ऐसे पाठक के रूप में जिसे छंदों में विचारों की छनक सुनाई देती है, जिसका मन चौपाइयों में, चाहे वो रामचरितमानस की हो या फिर विचार मंजरी की हो, उसमें ज्ञान के मोतियों को चुनने के लिए उत्सुक है और वो जो दोहों में जीवनोपयोगी सार को दोह लेने के लिए उल्लासित भी है। विचार मंजरी इसीलिए मुझे ऐसा संग्रह प्रतीत हुआ जो मनुष्य के अंतर जगत और बहिरंग जीवन में सतत चल रहे संवाद का सशक्त प्रतिरूप है। आदरणीय कुसुम जी ने अपने अनुभवों, भावनाओं और चिंतन को केवल अभिव्यक्त नहीं किया, बल्कि उन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ भी जोड़ा है। अब कुसुम जी, आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानकर और फिर आपकी पुस्तक पढ़कर ऐसा लगा कि जिस प्रकार हम मानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, उसी प्रकार आपने अपनी कृति में भी 5 मूल तत्वों को अनुभूत किया है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और किस तरह से ये मैं बताऊंगी कि आपकी रचनाओं में भाव की भूमि है, कल्पना का गगन है, तपा हुआ आपका सुंदर छंदात्मक सृजन है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी कविताएं हृदय के सूक्ष्म सत्य यानी क्लोजर रियलिटी से निकली प्रतीत होती हैं। आपने जो जो अनुभव किया, जहां भावनाएं केवल संवेदना नहीं, चेतना बनकर उभरती है। मानव तू अनमोल है, करे जगत कल्याण। मानव तू अनमोल है, करे जगत कल्याण। टूट चुके विश्वास में भर देता है प्राण। ये इसी में से कोट कर रही हूँ मैं। आपकी बहुत सुंदर पंक्तियां। ये पंक्तियां मनुष्य के मूल्य और कर्तव्य दोनों पर एक साथ प्रकाश डालती हैं। और मुझे इनमें और आपकी काफी सारी रचनाओं में पॉजिटिव डिसिप्लिन की जो आभास होता है ना, वो हुआ मुझे। और पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है? अधिकतर हम पनिशमेंट को डिसिप्लिनिंग का प्रोसेस समझते हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में
हम ये देखते हैं कि कई बार मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम महसूस करते हैं कि जब हम इंसान को इतना यकीन दिला देते हैं कि वो बहुत अच्छा है, तो वो दूसरी राह चुनता ही नहीं है। वो अच्छाई वाली राह चुनने के लिए अपने आप को बाध्य महसूस करता है। तो इसी तरह से मैंने देखा है कि आपकी रचनाओं में वो अच्छे तत्व को इतनी गहराई से आत्मसात किया है और वो पथ दिखाया है। तो शब्द कविता कह सकता, एक शब्द कविता कह सकता, एक गीत रति गाथाएं, एक मंजरी में गुंथ जाती सप्त युगों की पीड़ाएं। सप्त युगों की बहुत बहुत आभार और पुनः शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत लगभग 140 पृष्ठों में सिमटा हुआ एक खूबसूरत उपवन है, जिसे कोरोना काल के खालीपन को भरने के लिए कोई मन भावन कार्य विशेष करने का परिणाम स्वरूप लोकार्पण का सुख मिल पाया है। पूरा संकलन छंद आधारित है, जिसमें 21 चौपाई छंद हैं, 4 मुक्तक और रौला छंद हैं, 12 कुंडलियां हैं, 6 पदावली छंद हैं, 12 घनाक्षरी छंद की कविताएं हैं। और घनाक्षरी छंद में मैं देख रहा था कि अंदर अनेक तरह की घनाक्षरियों की कविताएं प्रस्तुत की गई हैं। 46 विविध छंदों पर 7 सवैया छंद, 7 दोहा छंद और 43 छंद गीत आधारित रचनाएं इस पुस्तक को प्राप्त हुई हैं। माँ सरस्वती और गणेश देवता की वंदना उपरांत अनेकानेक विषयों जैसे माँ की सेवा, जीवन धारा, तूलिका, नवरात्रे, सावन आया, भोला बचपन, गर्मी, सूर्य, चंचल मन, अभिमान, कैसे तुमको मैं पाऊं, कब आओगे राम, पथ पर चलना, सुखमय रहना, हंसता हुआ आंगन, परिवार, गीत खुशी के, मंगल गान करो, मौसम सुहाना, धरा आदि को समेटते हुए और पिरोते हुए एक ऐसी बगिया का निर्माण हुआ है जिसमें मानव जीवन के अनेक रंग सुशोभित होते हुए मन को मोह लेते हैं। जैसा कि आपने कुछ विषय सुने जो मैंने पढ़े, अनेकानेक विषयों का एक बहुत अनूठा और बहुत ही आनंददायक संग्रह बन पड़ा है। मन के अंतर्मन में उमड़ते विचारों का संकलन इस साहित्य जगत के उपवन को सुशोभित कर रहा है। ये बुक्स क्लिनिक पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित है और पुस्तक अमेजन, फ्लिपकार्ट, कोबो और गूगल प्ले बुक्स पर भी उपलब्ध है। छंदबद्धता कविता का अर्थ है कविताओं को वर्ण या मात्रा के निश्चित नियमों के अनुसार ढालना, जिसमें उनमें एक लय और संगीत उत्पन्न होता है। इसके मुख्य प्रकार मात्रिक जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा और वार्णिक में कवित्व और सवैया छंद इत्यादि आते हैं, जो कविता को एक संरचना और सौंदर्य प्रदान करते हैं। देवनागरी में लिखी इस पुस्तक में कवित्री की इस प्रथम पुस्तक में वे सभी विषय सम्मिलित किए गए जिन्हें मन के आंगन में स्थान मिला और छंदबद्ध कविता के नियम सीखते हुए नित्य प्रतिदिन के अभ्यास में लिखा गया और बन गया एक अति सुंदर संकलन विचार मंजरी। समूहीकरण में प्रस्तुत किया गया है। अनेक छंदों के समूह की कुछ कुछ कविताओं के दिए गए हैं और उसमें कुंडलियां, पदावली, घनाक्षरी, विविध समैया, छंद, गीत, दोहा छंद आदि क्रम में पिरोए गए हैं। लीजिए कुछ उदाहरण लेते हैं जो मुझे आनंदित कर गए, तो उनको मैं उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं ताकि आपकी अभिरुचि और बने और आपका मन करे इस पुस्तक को तो पढ़ना कितना जरूरी है। कर्म सुखद हम करते जाएं, फल निश्चित ही उत्तम पाएं, बुरा वक्त तो कभी ना आए, जीवन धारा बहती जाए। गीत खुशी के आओ गाएं, हर जन के मन को भाएं, ढोल बजाते ढम ढम ढोली, नाचें गाएं मिल हम जोली। देश प्रेम की बातें लिखती हैं तो देश हमारा प्यारा भारत, नौजवान है इसकी ताकत, योग ज्ञान दुनिया में बांटा, बाहर निकाल फेंका कांटा। कविवर के भावों को लिखती कलम हाथ में, उसके दिखती निडर निर्भीक होकर चलती, नहीं किसी से अब डरती। हर कवित्री के लिए उन्होंने लिखा है, लेकिन मुख्यतः मुझे लगता है उनके अपने भाव हैं जो अपने बारे में भी हैं। एक
ऐसा भाव आता ही है कि अब मुझसे ये रचनाएं होने लगी हैं तो मुझे कैसा जीवन जीना है। उसकी अभिव्यक्ति करते हुए विश्व पटल पर भारत छाया, जग में अपना मान बढ़ाया, खूब शान से आज तिरंगा अंबर पर भी है लहराया। नशा कर धर्म का प्यारे जगत कल्याण होता है, नशा कर कर्म का बांधव सुखद एहसास होता है। कलम हो गीत या संगीत से हर बात में चढ़ता, नशा यदि भक्ति का हो चैन की मनोनींद सोता है। बहुत अच्छा। दाता सब कुछ देखता, करो गलत मत काम, जीवन मानुष का मिला भजलो बंदे राम, भजलो बंदे राम अंत में तब सुख मिलता, रखो हृदय में प्रेम फूल सम जीवन खिलता। बहुत सुंदर कविताएं बन पड़ी हैं। बीच बीच में जो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी मैं उनको पढ़ रहा हूं। स्वच्छ मन में वास प्रभुवर का रहे, शुद्धता की सर्वदा गंगा बहे, देश की सेवा सभी का धर्म हो, दीन दुखियों की भलाई कर्म हो। पड़ी खूब बूंदें प्रकृति सज खिली है, हुई है धरा शीत राहत मिली है, पवन नीर नदियां चहुं दिशा चलेंगी, पितु मातु की सब दुआएं फलेंगी। काम आए जगत के यही प्रार्थना, रहा भूलें अगर तब तुम ही थामना, पार भव से सदा प्रभु हमें तारना, नेक ही हम बने ये रखें भावना, नेक ही हमें रखें ये भावना। तो परमात्मा से विनय भी ये इन्होंने लिखा है और हम चाहते हैं जो महल बन गया है उस महल में आप अब निरंतर लंबे समय तक निवास करें। और परमपिता परमात्मा से अनुरोध करता हूं कि अपना आशीष यथावत रचनाकार पर बनाए रखें। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। विचारों की कलियां, विचारों के बीज और विचारों का संग्रह, कई अर्थ निकलते हैं इस शब्द से विचार मंजरी। और मैं शुरुआत करूंगी इस पुस्तक के शीर्षक से ही, जिसे बहुत सोच समझ करके कुसुम धीमान जी ने रखा है। आपका लिखा एक एक शब्द प्रफुल्लित होकर विचारों को सुवासित करता हुआ कविताओं की मंजरी के रूप में इस पुस्तक उपवन को निखारता है, संवारता है, पोषित करता है, पल्लवित करता है। शब्द तो भ्रम होते हैं और जब यही शब्द ईश वंदना, सरोकार, देश प्रेम या आध्यात्मिकता के से ओतप्रोत होकर सृजन का आधार बनते हैं तो लेखक के मन को प्रेरित भी करते हैं और उद्वेलित भी करते हैं। यही उद्वेलन और यही प्रेरणा जब कोरे कागज पर अंकित होती है तो काव्य सृजन होता है। जब आप छंदबद्ध तरीके से लिखते हैं तो कविता लिखते समय मर्यादा की, अनुशासन की और थोड़े दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। और मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुसुम धीमान जी ने अपनी रचनाओं को दिमाग और दिल दोनों का समुचित प्रयोग करते हुए विविध विषयों को छूकर इन्हें लिखा है। ये 3 वर्षों से विलासा छंद महालय से जुड़ी हुई हैं और इस दौरान उन्होंने जो रचनाएं रची उनको योजनाबद्ध तरीके से इस सुंदर पुस्तक में संकलित किया है। इसमें छंदों की विविधता है ही है, बहुत विविध छंद हैं, लेकिन साथ में विचारों की विविधता भी है। चौपाई, मुक्तक और रोला छंद, कुंडलियां, पदावली, घनाक्षरी, सेवैया छंद, गीत छंद, दोहा और विविध छंद और फिर उनके भी आगे उप प्रकार सभी का प्रयोग करते हुए बहुत सुंदर रचनाएं लिखी हैं। अपने आत्मकथ्य में कुसुम जी लिखती हैं कि विचार फागुन के रंग भी हैं। वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव और गिरते नैतिक मूल्य लेखिका को विचलित करते हैं। वो लिखती हैं, रंग पश्चिम का चढ़ा हुआ कौन इन्हें संभाले, रंग पश्चिम का चढ़ा हुआ कौन इन्हें संभाले, अनहोनी जब हो जाए तो लेते उठा मशाले। और जो आजकल ये नया चला है सिस्टम लिव इन रिलेशन का, उस पर भी लेखिका लिखती हैं
कि बिन फेरों के संग रहे वो कहाँ गया शर्माना, बिन फेरों के संग रहे वो कहाँ गया शर्माना, छन्न पकैया कैसा नया जमाना। किसी भी लेखक के लिए समाज में परम रही विषमताएं, भेदभाव, विभाजन बहुत कष्टकारी होता है और कोई भी संवेदनशील लेखक उन पर लिखे बिना नहीं रह सकता। बेटा और बेटी के बीच किए जा रहे भेदभाव को हटाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हुई लिखती है कि भेद नहीं बेटा बेटी में मिटा हृदय से खटास, भेद नहीं बेटा बेटी में मिटा हृदय से खटास, आगे बढ़ना सीखा मैंने करके खुद प्रयास। और इसी तरह आगे लिखती है कि रही अधूरी मन की साध, रही अधूरी मन की साध, मेरा क्या बोलो अपराध, रही अधूरी मन की साध, मेरा क्या बोलो अपराध, बिटिया हूँ ताने मत मार, फेंक निकालो दिल के खार, मिलता कब है तुझको चैन, रोकर कटती तेरी रैन, बेटा बेटी में कर भेद, होगा तुझको खुद ही खेद। दिवस कारगिल, तिरंगा, अपने परमवीर, युद्ध हुआ घमासान, बलिदानों की गाथा, चमक उठी तलवार, नित्य जागता जाबाज, ऑपरेशन सिंदूर, ये सभी कविताएं देश प्रेम और ओज से परिपूर्ण हैं। एक वानगी देखिए, ये घनाक्षरी में है, सीमा पर बन ढाल, ऊंचा करे नित भाल, भारत माता के लाल, सुरक्षित रखे ताज, खत्म करते बवाल, ऊंचा रखे माँ का भाल, होता सैनिक कमाल, नित्य जागता जाबाज। आज की आपाधापी में हाथ से निकल रहे रिश्ते और समय की कमी के कारण जब मानव ही मानवता से दूर होता जा रहा है, तो ऐसे में भौतिकवादी समाज में कपट, द्वेष, लोभ, क्रोध और दूसरे को धकेल करके आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, यह इंसान को गहरे गर्त में गिराती जा रही है और इसकी परिणति होती है अकेलेपन में, अवसाद में। जर्जर हो जाएगी काया, खुद से खुद तू घबराएगा, जर्जर हो जाएगी काया, खुद से तू घबराएगा, बैठा बिस्तर पर सोचेगा, अंत समय पछताएगा, छोड़ जाएंगे सारे अपने, किसको दुख सुनाएगा, वक्त एक ऐसा आएगा, सच दर्पण दिखलाएगा। छंद लेखन में गंभीरता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, पारंपरिकता, श्रद्धा, देशभक्ति, उत्सव, ये सब चीजें तो हमेशा ही होती हैं, परंतु कभी कभी हास्य का पुट देना, आधुनिक समाज के चलन पर कटाक्ष करना, ऐसे प्रयास भी बहुत कुशलता से किए गए हैं। और इसके लिए जो इडली, डोसा, बड़ा चाउमीन, दिल को भाए सोया चाप, सूट दुपट्टा साड़ी छोड़ी, पहना ट्राउजर और टॉप, लुप्त हुई अब लंबी चोटी, लुप्त हुई अब लंबी चोटी, कंधे तक आ गए बाल, बच्चों को शिक्षित करके तो बदल गई है अपनी भी चाल। तो ऐसा कौन सा लेखक होगा जिसने मातृ प्रेम पर कुछ ना लिखा हो। लेखिका ने माँ पर लिखे हुए दोहे उनको प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचाते हैं और माँ को भगवान का दर्जा देते हैं। माँ तो सम भगवान है, करो सभी सम्मान, माँ तो सम भगवान है, करो सभी सम्मान, भूले से भी तुम कभी मत करना अपमान। दोहों की श्रृंखला में विविध विषयों पर दोहे हैं, हनुमान जी पर, कृष्ण जी पर, मतदान पर। कि हमारी प्यारी कुसुम दिमान जी की पुस्तक का आज लॉन्च हो रहा है यहाँ पर, और मैं यही कहना चाहूँगी कि इनके पड़ोस में हम रहते हैं, हम पड़ोसी भी हैं, मित्र भी हैं। और कुसुम जी की जो ये जर्नी रही है, ये मैंने शुरू से देखी है और मतलब इट इज़ माय प्लेजर। मैं कहूँगी कि मैंने एक बेटी, एक बहन, एक माँ, एक पत्नी को एक कवित्री और आज एक राइटर के रूप में मैं देख रही हूँ। तो इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी। और मैं कहूँगी हर महिला के लिए शी हैज़ बिकम अ रोल मॉडल। कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम कुसुम जी से पहले भी बहुत बार बात करते थे कि कुसुम जी करो आप ज़रूर करो, बड़ा अच्छा आप सुनाते हो, आप बड़ा अच्छा लिखते हो।
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले परिवार का भी मैं यहाँ एक धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि पीछे जो असली ताकत है वो परिवार होता है, किसी के लिए भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो। और कुसुम जी के परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं, उनके बेटे और डॉटर इन लॉ शी स्टैंडिंग देयर, है ना, और सर बैठे तो देखिए इनका कितना बड़ा योगदान है। और इसी तरह मैं चाहूँगी हर परिवार अपने परिवार की महिलाओं का सहयोग करे। सबके सपने हैं, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सपने लेकर ना आया हो, और सभी अपने परिवार का सहयोग करें और महिलाओं को आगे बढ़ाएं। और हमारी बहन ने तो सदा से, ये तो रीत सदा रही है कि माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, महिला हमेशा पीछे खड़े होकर सहयोग करती रही है। अब बारी आ गई है, हम आगे खड़े होंगे और हमारे परिवार हमें सहयोग करेंगे। और अब मैं मंच का यहाँ से एक धन्यवाद अपने हस्बैंड का भी कर देती हूँ क्योंकि ही इज ऑलवेज बीन देयर, वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। तो आप सभी का धन्यवाद, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वो मैं आपको 2 लाइन उसकी पढ़ के सुनाऊंगी कि अगर हम बीती बातों में ही उलझे रहेंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि उन्होंने लिखा है, जीवन के दिन 4 नित मत ताने मार, माफ करो इस बार, बीती बातें छोड़ो। जीवन के दिन 4 नित मत ताने मार, माफ करो इस बार, बीती बातें छोड़ो। नहीं रुकेंगे कदम, नहीं रुकेंगे कदम, उठ खड़े होंगे हम, धैर्य मन में धरेंगे, आशाएं ये जोड़ो। सुख दुख सभी सहे, धूप छांव लगी रहे, करके खुद ही श्रम, राहें सीधी मोड़ो। आंधी तूफान आएंगे, भले दिन ही भाएंगे, कर्म करो कुछ नया, बांधाएं भी तोड़ो। यह घनाक्षरी कहती है कि अगर हमने समय रहते बीती बातें ना भुला दी और आगे कदम नहीं बढ़ाया तो हम जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे। ये पुस्तक का विमोचन आज उनकी इस घनाक्षरी को सच साबित करता है। बात हूँ, देखो भला मैं हूँ कला, विश्वास हूँ मैं खास हूँ, आज़ाद हूँ नाबाद हूँ। विश्वास हूँ मैं खास हूँ, आज़ाद हूँ नाबाद हूँ, आबद्ध हूँ प्रारब्ध हूँ, वेदांत हूँ वृत्तांत हूँ। इनकी इस पुस्तक में सब कुछ वृत्तांत में लिखा हुआ है, इसे आप जरूर पढ़ें। एक बार पुनः कुसुम जी को बहुत बहुत बधाई दें। कुसुम जी के अंतर मन में पुष्पित विचारों की मंजरी इसी तरह दिन प्रतिदिन पल्लवित पुष्पित होती रहे और साहित्य जगत में नित्य नए आयामों को छुए, यही माँ सरस्वती से मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ आदरणीय परिषद पंजाब इकाई के अध्यक्ष और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में डीन हैं, प्रोफेसर हैं, हिंदी विभाग के भी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर संतोष गर्ग जी, हमारा अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई की हमारी प्रांतीय उपाध्यक्ष, हमारे पंचकुला इकाई के अध्यक्ष श्री विनोद शर्मा जी, और बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री अनिल चिंतक। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और साथ ही सामने जो मेरे श्रोता के रूप में जो दीर्घा में बैठे हैं, बहुत सम्मानित, एक से बढ़, केवल मानिए कि एक मंच की ऐसी व्यवस्था है कि हमें इधर बैठना पड़ रहा है, अन्यथा आप सब भी किसी प्रकार से उस मान के अधिकारी हैं, कमतर नहीं है। हम श्री धीमान जी, इनके बारे में देखिए, एक बड़ा कलेजा चाहिए जब पत्नी कवियत्री हो तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। आवश्यक चीज है, सबसे ज्यादा पठनीय है, लेकिन शाम को होते होते वो रद्दी में बदल जाता है, चाहे उसकी हेडलाइन हो चाहे प्रमुख पृष्ठ की हो। अगर ऐसे समाचार, ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे विवरण, हमारे समाज की ऐसी घटनाएं केवल अखबारों की सुर्खियों में आकर के दबती रही तो आने वाली पीढ़ियों में कभी ये जिक्र नहीं चलेगा कि हमारे समाज में ऐसा हुआ था। लेकिन अगर आपने उसको साहित्य में पिरो दिया तो कभी न कभी हमारे समाज का जब भी अध्ययन होगा तो आपकी कलम को जो है श्रेय मिलेगा कि आपने उस समय ऐसी आवाज उठाई, उस स्थिति को उसमें पिरोया था। एक सजग साहित्यकार था,
एक सजग कवयित्री थी जो उस घटना से उसकी संवेदनाओं के तार झंकृत हुए थे, उसने रचना को लिखा था। मुझे बड़ा दुख हुआ, राजस्थान में एक इस प्रकार की घटना हुई थी। केवल एक टेलर को बिना किसी गलती के कैंची से उसकी गर्दन काट दी गई, धर्म विशेष के व्यक्तियों द्वारा। कितनों की कहानियों में, कितनों की कविताओं में वो प्रतीक आया, कितनों ने उसको रूपक के रूप में लिया, कितनों ने उसको। तो हमें ये प्रयास करना है और एक थोड़ा सामाजिक समरसता को हमें ध्यान में रखना है। जो भी घटनाएं आपके समाज में घट रही हैं उनको पिरोने का साहित्य में प्रयास करें, कुटुंब व्यवस्था को बचा के रखें। एक सबसे बड़ी आज के काल की व्यवस्था हमारे देश के सामने है पर्यावरण। सांसें घुट रही हैं। आप तो संयोग से इधर के क्षेत्र में हैं, इधर कम है, लेकिन दिल्ली के आसपास आप जाएंगे तो 150-200 किलोमीटर में इतना बुरा हाल है। जो लोग फ्लाइट से जाएंगे ना, जाना पड़ता होगा आप लोगों में से, दिल्ली से फ्लाइट उड़ती है, आपको केवल फ्लाइट टेक ऑफ करते 100 मीटर के बाद जमीन के कोई मकान भवन दिखाई नहीं देता। आप 250 किलोमीटर की परिधि पार कीजिए और आप लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, आपको जमीन के मकान भले ही छोटे हों, वो छोटे छोटे दिखाई जरूर देंगे। ये पर्यावरण है, सांसों का संकट है। इस पे भी कहीं न कहीं जागरण कविताओं के माध्यम से इन चीजों से आप करें तो ये हमारा आत्मबोध आज के समाज की स्थिति, आवश्यकताएं, विषयों के अनुरूप हमारा सृजन हो और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो हमारी श्रेष्ठता है उस श्रेष्ठता को शब्दों में पिरो कर करें, ऐसा ही मेरा भाव है। निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि अगली बार जब मेरा आना होगा तो कुछ न कुछ रचनाएं इस प्रकार की देखने, सुनने, समझने को मिलेंगी। एक बार पुनः जिस रचना का लोकार्पण किया गया उस कवयित्री को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनील जी तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, डीन हैं, और डॉक्टर मनोज जी हरियाणा के साहित्य में इनका बहुत नाम है। और अभी जैसे आपने इनका वक्तव्य सुना तो इनके चिंतन में गहराई है और बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, निष्ठा से काम करते हैं। सबसे पहले कुसुम जी को बधाई देता हूँ भाई, इन्होंने अपनी पहली पुस्तक, आपकी पहली पुस्तक है और छंद में लिखा है। ये छंद में लिखना मामला थोड़ा टेढ़ा है। अभी प्रेम बेद जी ने कहा कि इनका छंद से वास्ता प्रभाकर में पड़ा था और ये मैटर ऑफ चांस है, मेरा भी छंद से वास्ता प्रभाकर में ही पड़ा था। और मुझे अभी भी उन दिनों एक छंद के बारे में, छंद अलंकार का पेपर होता था, उस वक्त रट्टा लगाकर छंद याद किए जाते थे। मुझे अभी भी एक छंद की जो उसकी परिभाषा देते थे, 2 धिक 3 बकार गुरु दो, उसके बाद एक उदाहरण होता था, आगे राम चले पीछे सिया चली, इसमें गुरु इतने हैं, लघु इतने हैं, किसनी मात्रा है सारा। लेकिन वो एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा रट्टा लगाना पड़ता, उसके बाद छंद मुझसे बाहर हो गए। तब मुझे लगा कि शायद मैं ही कमजोर हूँ, लेकिन जब फिर आगे हिंदी में एमए वगैरह करने लगे पता चला सभी लोगों ने छंद छोड़ दिया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, स्मित्रानंद पंत, जितने, फिर तो छंद के खिलाफ एक प्रकार से मूवमेंट ही शुरू हो गया है। शायद निराला ने लिखा था कि छंद बंद की तोड़ो कारा, कुछ इस प्रकार से कि ये जेल है छंद, इनको तोड़ो तभी भाव आगे आएगा। ये छंद जो है ये भाव को बांधता है, भाव के प्रवाह को खत्म करता है, इसलिए छंद को तोड़ो। प्रयोगवादी कवि तो शायद इससे भी आगे गए, उन्होंने तो कविता को ही अकविता कहना शुरू कर दिया कि कविता नहीं अकविता है, कहानी नहीं अकहानी है। और हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर जी होते थे, उन्होंने नाटक के लिए अनाटक शब्द का प्रयोग किया था। एक आपके जहाँ पड़ोस में डॉक्टर संसार चंद्र रहते थे, सब जानते हैं, डॉक्टर साहब का नाम बड़ा था। उन्होंने एक व्यंग्य लेख लिखा था कि मेरा बेटा कवि हो गया है। अब मुझे बड़ा परेशानी होती लोगों को इंट्रोडक्शन करवाऊं कि बेटा क्या करता है, तो मैं कहता था कवि है। तो कहते एक दिन वो पास बैठा था, उसने हल्ला मचा दिया कि कवि कहना तो प्रतिक्रियावादी है, तो मैं अकवि हूँ। अब कहता वो पूछे कि भाई अकवि क्या होता है, कहता मैं क्या होता तो वही जो कवि ना हो। कहता वो फिर चिल्लाया कि मैं कविता लिखता हूँ। तो प्रयोगवाद में जाते जाते मामला जहां तक बढ़ गया था, लेकिन जैसे वो कहते हैं कि टाइम सर्कुलर होता है,
घूमकर फिर वहीं आता है। तो कुसुम जी ने अब छंद का अभ्यास शुरू कर दिया है और कुछ और मित्रों ने भी किया है। अभी एक बिटिया आई थी, उसने कहा कि मैंने भी शुरू किया हुआ है, और छत्तीसगढ़ में किसी ने संस्थान ही खोल दिया है छंद का अभ्यास करवाने के लिए। तो मानना चाहिए कि हिंदी में दोबारा छंद आएगा, लेकिन छंद में लिखना मुश्किल है, क्योंकि बिना छंद के बंधन के लिखना तो आसान होता है, लेकिन छंद में लिखना बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। अब जब आप सारा दिमाग लगाते हो मात्रा सेट करने में, वर्ण सेट करने में, कितना क्या लिखना है, फिर भाव बीच में बार बार धक्का मारता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता, क्योंकि हमें तो फ्रेम बनाना है। तो ये फ्रेम बनाना बड़ा, पुराने जमाने में तो जो जितने ज्यादा छंदों का प्रयोग करता था उसको उतना ज्यादा विद्वान माना जाता था। वो केशव का जिक्र आता है, केशव की रामचंद्र का, उसमें इतने छंद हैं और हर 4 लाइनों के बाद नया छंद है, तो उसको प्रैक्टिकली माना जाता है कि ये छंदों की एक प्रकार से पाठ्य पुस्तक ही है एक प्रकार से। अब मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ लोगों ने फिर छंद में लिखना शुरू किया। कुसुम जी की पहली किताब है, मैं इनको बधाई देता हूँ। ये तो किताब के बारे में अब मुझे पता है कि समय की जो सीमा है, क्योंकि सरकारी संस्थान है, तो उन्होंने बताया होगा कितने बजे खत्म करना है, तो वो खत्म करने वाला मामला लगभग आ ही रहा है। मैं एक लास्ट बात कह के मैं अपनी खत्म कर दूंगा। मनोज जी ने एक बड़ा अच्छा विषय छुआ था भाई। देखिए, साहित्यकार का धर्म क्या है? हम हर व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है? यदि टीचर है तो वो कहता है मेरा धर्म पढ़ाना है, डॉक्टर है तो वो कहता है मेरा धर्म इलाज करना है, चिकित्सा करना है, लोगों की जान बचाना है, और साथ शायद मुझे भी कहते हैं कि बिना भेदभाव के जान बचाना है। धर्म तो यही है। साहित्यकार का धर्म क्या है? साहित्यकार का धर्म, जैसे मनोज जी ने कहा, सकारात्मक संदेश देना है। तो भारतीय शास्त्रों में साहित्यकार के लिए निश्चित किया हुआ है कि सुखांत ही अंत होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुसुम जी की कविताएं बहुत मित्रों ने उसको उदाहरण देकर बताया, ये पढ़कर भी सुनाई हैं, ये आशा पैदा करती हैं और संघर्ष में जीतने की प्रेरणा देती है। और मुझे भी इन्होंने बुलाया इस कार्यक्रम में, मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजन, प्रियजनों और मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का अवसर है कि मेरी प्रथम पुस्तक छंदबद्ध काव्य संग्रह विचार मंजरी आप सभी के समक्ष लोकार्पित हो रही है। इस आनंद को शब्दों में समेटना मेरे लिए सचमुच बहुत कठिन है। मेरी लेखन यात्रा की शुरुआत उस कठिन दौर में हुई जब कोरोना महामारी ने सभी के जीवन को ठहरा सा दिया था। उसी समय मेरे बेटे की जिद, उनका अटूट विश्वास और उनका यह कहना कि माँ आप लिख सकती हो, आपका कार्यक्षेत्र अध्यापन रहा है, आपके शब्दों में प्रभाव है, मेरी प्रेरणा बना, मेरा संबल बना। आज विचार मंजरी काव्य संग्रह उसी विश्वास का साकार रूप है। इसके लिए मैं अपने पुत्र अभिनव के प्रति कोटि कोटि कृतज्ञता प्रकट करती हूँ और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देती हूँ। और कहा जाता है कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। जी हाँ दोस्तों, लोकार्पण कार्यक्रम करने का उत्साह मेरी पुत्र वधू सुश्री पूजा ने यह कहकर बढ़ाया कि मम्मी जी आपके साहित्यकार दोस्तों के साथ हम बुक लॉन्च करेंगे और एक कार्यक्रम रखेंगे, और उसी के फलस्वरूप हम सब यहाँ आज एकत्रित हुई हैं। इसके लिए मेरी बिटिया, मेरी पुत्र वधू पूजा को ढेरों ढेरों आशीर्वाद। और कहते हैं ना कि अंतर मन में उमड़ती विचार मंजरी, करती है पुष्पित साहित्य उपवन। तो मुझे विश्वास है कि मेरी पुस्तक विचार रूपी पुष्प साहित्य उपवन में अवश्य बिखेरेगी। मैं हृदय से डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी का सादर धन्यवाद करती हूँ, जिनकी गर्मामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमें अपना आशीर्वाद दिया। डॉक्टर मनोज भाट जी अध्यक्ष, जो भिवानी से शुभकामनाएं देने और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने यहाँ पहुँचे, उनको सादर धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। डॉक्टर संतोष गर्ग जी उपाध्यक्ष, जिनके निर्देशन में यह कार्यक्रम
शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं मेरे परम श्रद्धेय छंद गुरु डॉक्टर रामनाथ साहू ननकी जी और चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनीश गर्ग जी एवं समाचार क्यारी दैनिक समाचार पत्र के साहित्य संपादक आदरणीय नीलम त्रिखा जी का विचार मंजरी पुस्तक में शुभकामनाएं संदेश देने के लिए सादर धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मेरे पतिदेव जो मेरी बैकबोन है, जो पग पग पर मेरा सहयोग करते हैं और मुझे झेलते हैं, उनका हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी प्यारी बिटिया दामाद जो विदेश में रहते हुए मेरी कविताएं सुनते हैं और अपने दोस्तों को सुनाकर मुझे प्रोत्साहित करते हैं, उनको भी मैं अपना स्नेह आशीष प्रेषित करती हूँ। संचालक आदरणीय अनिल चिंतक जी, जिनके कुशल मंच संचालन ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तथा संपूर्ण अखिल भारतीय साहित्य परिषद संस्था का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया कि मेरा छंदबद्ध काव्य संग्रह आप सबके शुभाशीष के साथ लोकार्पित हुआ है। आदरणीय नीजा सिंह और टीएस सेंट्रल लाइब्रेरी स्टाफ का आभार व्यक्त करती हूँ। उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित होना संभव हुआ है। मेरे पत्रकार बंधु, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सुबह जब हम आए, हमारे से पहले वो यहाँ पहुँच चुके थे, वो सादर साधुवाद उन्हें। मेरे गुरुजन जिन्होंने सदैव मेरा मार्ग प्रकाशित किया और मेरे प्रियजन जिन्होंने हर पल विश्वास, स्नेह और धैर्य के साथ मेरा साथ निभाया, उन सब को मेरा हृदय से प्रणाम और धन्यवाद। और मेरी यह विचार मंजरी पुस्तक मैं अपने प्रियजनों को समर्पित करती हूँ, अपने माता पिता, बहन भाई सभी को इसके लिए सादर साधुवाद। कलम ने जब भी भाव लिखे, शब्दों ने स्वर पाना चाहा, आप सभी का स्नेह मिला, हर विचार मंजरी बनकर मुस्काया, हर विचार मंजरी बनकर मुस्काया। अंत में बस इतना ही, आप सबके स्नेह, विश्वास और उपस्थिति ने इस उत्सव को अविस्मरणीय बना दिया है। आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। दोस्तों, मैं समाप्ति करूंगी यहाँ पे इस वीडियो की, जो लेखिका कुसुम कलिका जी ने छंदबद्ध की है। जगदम्ब की आरती करूं सजाकर थाल, जगदम्ब की आरती करूं सजाकर थाल, हर लेती सब कष्ट है, जाने मन का हाल, जाने मन का हाल। तो दोस्तों, ये यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस बुक को जरूर खरीदिएगा। अमेजन पर उपलब्ध है, इसको खरीदिएगा और इसे प्रमोट कीजिएगा और देखिएगा, अनुभूत कीजिएगा, आभास उस लेखिका के मन को आप रूबरू होइएगा। धन्यवाद आप सबका। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू वेरी मच।